नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स या भौतिक विज्ञान के बारे में। और इस फिजिक्स या भौतिक विज्ञान में हम मोशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। मोशन मोशन कह दो या हिंदी में आपका गति चैप्टर कह दो, गति। और मोशन के हम ऑलरेडी 2 लेक्चर ले चुके हैं। आज ये मोशन का हमारा तीसरे नंबर का लेक्चर होगा। और इस थर्ड लेक्चर में हम जो मोशन में आपकी प्रमुख शब्दावलियां हैं, उन पर चर्चा करेंगे। शब्दावलियां, ठीक है। जैसे दूरी किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, संवेग किसे कहते हैं, कोणीय वेग किसे कहते हैं, कोणीय विस्थापन किसे कहते हैं। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें नहीं समझ पाओगे तो मैं ये समझता हूँ कि फिजिक्स आपके लिए बहुत टफ हो सकती है। और मैं इन सभी चीजों को आपको एक रियल एग्जाम्पल, जो कि आपके वास्तविक उदाहरण होते हैं, रियल एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। मैं आपके समक्ष एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, वो फिजिक्स ना तो हम नीट के लिए पढ़ रहे हैं और ना ही कोई आप मेंस एग्जाम आपका मान लो यूपीपीसीएस है आपका या यूपीएससी है, उनके लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि कांस्टेबल से लेकर और या आईएएस तक का, कांस्टेबल से लेकर आईएएस तक का कोई भी एग्जाम आप ले आओ जिसमें फिजिक्स पूछी जाती है, या जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिजिक्स नहीं सही, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी आपके चैप्टर जीएस में पूछे जाते हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन भी आप बना लोगे आराम से। क्योंकि देखो, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा भाई। और प्लस इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं जो भी आपको पढ़ाता हूँ भाई, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के पढ़ाता हूँ भाई, कि आजकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या ट्रेंड चल रहा है। मैं ऐसे ही कुछ नहीं पढ़ाता भाई। तो अब समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात अपनी शब्दावलियों की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो सबसे पहले हम शब्दावली शुरू करेंगे वो करेंगे डिस्टेंस से स्टार्ट। डिस्टेंस, आखिर दूरी किसे कहते हैं। पहले मैं एक बार आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं, फिर इसकी जो परिभाषा है वो बता दूंगा मैं। अभी मान लो मैं यहाँ से 4 किलोमीटर इधर गया, फिर 3 किलोमीटर नीचे आया, फिर 2 किलोमीटर इधर गया। तो टोटल दूरी कितनी होगी? 4 और 4 3 7 और 2 9। मैंने कहा कि भाई 9 किलोमीटर की दूरी हुई। अब मान लो आप अपने दोस्त को फोन करते हो और आप अपने दोस्त से कहते हो कि भाई मैं तेरे से 9 किलोमीटर दूरी पर खड़ा हूं। आपने फोन किया कि मैं भाई तेरे से 9 किलोमीटर दूरी पर खड़ा हूं। क्या आपका दोस्त ये पहचान पाएंगे कि आप उत्तर दिशा में हो, दक्षिण में हो, पूरब में हो या पश्चिम में हो? यानी आपके दूरी मात्र कह देने से आपकी दिशा का पता नहीं चल पाएगा। तो इसमें क्या है? इसमें दिशा का अभाव है। जब इसमें दिशा का अभाव है तो ये कैसी राशि हो जाएगी? आपको पता है, ये हो जाएगी आपकी अदिश राशि। मैंने सदिश और अदिश के पहले आपको वीडियो बता दिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हो भाई। अच्छा, दिशा आपकी एक अदिश राशि है और दिशा को हमेशा हम प्लस में मापते हैं भाई। देखो, ये शुरुआत है भाई। अगर आप यहाँ से चीजों को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओगे तो आगे इन्हीं चीजों को रिलेट करके पढ़ाएगा भाई, ये बार बार आपके टकराएंगी। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझ लो। यानी मान लो आप 4 किलोमीटर इधर गए, 3 इधर गए, 2 इधर गए, टोटल आपकी दूरी 9 किलोमीटर है। दूरी में आपका दिशा का अभाव होता है तो आपकी अदिश राशि है, और दूरी हमेशा आपकी धनात्मक अर्थात प्लस में मापी जाती है। परिभाषा की बात कर दूं, डिस्टेंस किसे कहते हैं? गतिमान वस्तु द्वारा एक विशिष्ट समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण दूरी कहलाती है। ठीक है, जो मार्ग की संपूर्ण जो लंबाई होती है उसे ही हम दूरी कहते हैं भाई। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, गतिमान वस्तु द्वारा एक विशिष्ट समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी कैसी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है। दूरी को हमेशा आप जो है, दूरी का एसआई मात्रक क्या है? दूरी का जो एसआई मात्रक है आपका क्या है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। तो आई होप आप दूरी को समझ गए होंगे।
अब विस्थापन को देखते हैं भाई, विस्थापन किसे कहते हैं। कुछ बच्चों को दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत कंफ्यूजन होता है भाई। तो बिल्कुल आम भाषा में, अपनी देहाती भाषा में पढ़ेंगे भाई कि डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन किसे कहते हैं। भाई मान लो आप यहाँ से चलना शुरू करें, आप 4 किलोमीटर इधर गए और 3 किलोमीटर इधर गए, तो मैं ये कह दूं कि दूरी तो थी आपकी 7 किलोमीटर, जो आपकी डिस्टेंस थी वो तो थी 7 किलोमीटर, लेकिन मुझे बतानी है क्या विस्थापन। तो आपका विस्थापन कितना होगा, जहां से स्टार्ट किया था चलना और जहां मैं रुका हूं, उसके जो बीच की ये दूरी है, यानी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी, ये जो आपकी न्यूनतम दूरी है यही आपकी विस्थापन कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ विस्थापन का। जैसे मान लो आप यहां से खड़े हो, यहां गए 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और फिर आप 2 किलोमीटर, फिर आप गए 5 किलोमीटर। तो भाई दूरी तो आपकी जो है ये देखो, 5 4 9 9 2 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 किलोमीटर की दूरी आपने तय करी। लेकिन विस्थापन, विस्थापन बिल्कुल जो शॉर्ट रास्ता भाई, बिल्कुल शॉर्ट रास्ता विस्थापन आपका ये कहलाएगा। तो विस्थापन में क्या जानना आपको, विस्थापन एक तो आपका प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होगी भाई, बिल्कुल न्यूनतम। ठीक है, जैसे आप 4 किलोमीटर इधर गए थे और 3 किलोमीटर इधर, तो वैसे तो दूरी आपकी 7 किलोमीटर होती, लेकिन न्यूनतम बिंदु क्या है, बिल्कुल सीधे पैथ पे चली गई दूरी, ये आपकी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी न्यूनतम। अब विस्थापन की क्या क्या चीजें देखते हैं भाई। एक तो विस्थापन आपकी शॉर्ट डिस्टेंस होती है भाई, बिल्कुल ही कम दूरी होती है। दूसरा विस्थापन जो है, इसमें हमको पता होता है कि हमें किस दिशा में जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हेलीकॉप्टर देखते हो भाई, हेलीकॉप्टर, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो भाई ये ये दूरी तय नहीं करता, ये विस्थापन को तय करता भाई, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि इसको पता होता है कि भाई इसको किस दिशा में जाना है, और जब हेलीकॉप्टर को दिशा का पता होता है, तो दिशा का पता होना अर्थात क्या है कि एक प्रकार से विस्थापन जो आपकी सदिश राशि है। ठीक है, जहां हम दूरी को अदिश राशि मानते थे और जहां दूरी हमेशा आपकी जो है वो धनात्मक होती थी, प्लस में होती थी, आपकी विस्थापन जो है ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और आपका जीरो भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि ये जीरो कब होगा भाई, ये जीरो आपका डिस्प्लेसमेंट कब होगा। भाई मैं ये मानता हूं कि ये आप हो, ये एक गोल चक्कर है 400 मीटर का, मान लो आप यूपी पुलिस का फिजिकल माने जाते हो भाई, यूपी पुलिस का ये 400 मीटर का गोल चक्कर, आपको 12 चक्कर मारने होते हैं, और ये आप हो और आप यहां से दौड़ना स्टार्ट किए भाई, जहां मैंने आपका पॉइंट लगाया भाई। ठीक है, यहां से आप दौड़ना स्टार्ट करें और एक चक्कर लगा के फिर आप यहीं इसी पॉइंट पे आ गए, 2 चक्कर 3 चक्कर आपने लगा दिया, 12 चक्कर, और 12 चक्कर लगाने के बाद आप उसी पॉइंट पे आ गए जिस पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट किया था भाई। दूरी बेशक आप 4800 मीटर के चल लोगे, दूरी बेशक आप 4800 मीटर की चलोगे, लेकिन विस्थापन आपका बिल्कुल शून्य रहेगा भाई। शून्य क्यों रहेगा, क्योंकि आपका जो विस्थापन होता है उसको बोलते हैं कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। आप मुझे बताओ, प्रारंभिक भी ये कर दिया आपने और भाई अंतिम भी ये कर दी। हाँ, अगर आप यहां से लेकर यहां रुक जाते तो कुछ दूरी तो होती, क्योंकि 400 मीटर का चक्कर है, ये 50 मीटर होती, 20 मीटर होती, 30 मीटर होती भाई। तो ये कब शून्य हो जाएगी, जहां से चला और वहीं आके रुक गया भाई। ठीक है, यानी आपके प्रारंभिक और अंतिम एक ही जब बिंदु हो जाते हैं, वहां पे आपकी विस्थापन शून्य हो जाती है। जैसे शून्य और कहाँ हो जाएगी, जैसे मान लो ये मेरा घर है और घर से मुझे जाना मुखर्जी नगर दिल्ली, मैं मुखर्जी नगर गया, अब मुखर्जी नगर मेरे घर से 50 किलोमीटर दूरी पर है, और मुखर्जी नगर से मैं अपने घर वापस आया, बेशक दूरी 100 किलोमीटर की हो जाएगी, बेशक दूरी 100 किलोमीटर की हो जाएगी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो आपका विस्थापन होगा, वो शून्य कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जहां से चला था भाई वहीं आ गया भाई। जैसे मान लो आप फिजिकल की
तैयारी कर रहे हो और आप रस्सी कूद रहे हो कि भाई रस्सी कूदने से मेरे पैर भी खुलेंगे और मेरे अच्छे स्टेप्स पड़ेंगे। आपने रस्सी कूदी 1000। भाई जहां आप रस्सी कूद रहे थे वहीं आपके पैर गिर रहे हैं। बार बार जहां से आप कूद रहे हो वहीं आ रहे हो, जहां कूद रहे हो वहीं आ रहे हो। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट आपको होगा भाई शून्य, बिल्कुल जीरो। तो ये ऐसा होगा जहां आपकी जो विस्थापन है वो जीरो हो जाएगी भाई। यानी ऐसा पॉइंट जहां से चले और वहीं आके रुक गए। अब कब प्लस में होगी, कब जीरो होगी, कब माइनस में होगी? आपको जीरो को तो पता लग गया। भाई मान लो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता हूँ, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और ये 20 मीटर की दूरी है मैंने चली। तो मैं कह दूंगा कि मेरा डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर का है और ये प्लस में है। और मान लो मैं बी से ए तक आता हूं उल्टा वहीं पे ही, तो मैं कह दूंगा भाई डिस्प्लेसमेंट भाई बिल्कुल जीरो हुआ, जहां से चला वहीं आ गया। अब मैं गया और भाई यहां से वापस आ रहा हूं ये। अब मैं जो है ये ए बिंदु से, ये जो ए बिंदु था, अब इसके भाई प्लस कहाँ था? प्लस इसके इधर था दिशा में। अब मैं ए बिंदु से इधर चला गया हूं, तो ये कहां हो गया? मैं पहुंच गया हूं माइनस में। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मान लो ये ए और बी दो बिंदु है, ए और बी बिंदु है। मान लो आप ए से बी तक गए और बी से ए तक गए और थोड़ा सा आगे चले गए। ये तो था आपका प्लस पॉइंट, ये जो आप इधर गए थे। और जब आप इधर आए, यहां आके आपके वो डिस्प्लेसमेंट हो गया शून्य। और यहां जब आगे आप चले, यहां आपका हो गया माइनस में डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है। जैसे मान लो ये आपकी दूरी है भाई, आपको उस दूरी चले, आपको उस दूरी चलो, ये 20 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर दूरी, 10 किलोमीटर दूरी, टोटल दूरी आप चल गए 20, 10, 30 और 5 35 किलोमीटर की, तो आप चल गए भाई दूरी। अब विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन जो था होगा यहाँ से, जो सबसे नजदीक होगा, दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को आप क्या कहेंगे भाई? विस्थापन कहेंगे भाई। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो रियल एग्जाम्पल है भाई, तो आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब जो मैंने दो चीजें बताई, आपकी दूरी और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट थी, अब दोनों चीज यहाँ यूज होंगे भाई। अब हम देखते हैं आपका कि चाल किसे कहते हैं। आपने बचपन से पढ़ा होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी क्या कह देंगे? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है भाई। जैसे मान लो आप यहां से चले और यहाँ पे 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 3 7 और 2 9, 9 किलोमीटर तो आप चल गए भाई दूरी। और इस दूरी को तय करने में आपको लगे 3 घंटे। तो आपकी चाल कितनी हो जाएगी भाई? आपकी चाल हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में आप 3 किलोमीटर की दूरी चल पाए। अच्छा, अब दूरी आपको पता है कि दूरी एक जो है आपकी अदिश राशि है, क्योंकि इसमें आपकी दिशा की नहीं पता भाई। जब इसमें दिशा की भी नहीं पता, तो क्या आपको स्पीड की पता होगी कि आपको स्पीड किस दिशा में लेकर चलनी है? जब आपको दूरी की ही नहीं पता कि आपको किस दिशा में दूरी तय करनी है, यानी दूरी एक अदिश राशि है, तो इसी के साथ साथ चाल जो है, चाल भी आपकी अदिश राशि ही हो जाएगी भाई। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं वेग की। वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी, वेग या वेलोसिटी। अभी मैंने आपको बताया था कि मान लो ये आप यहां से 8 किलोमीटर गए और यहां तक आप 6 किलोमीटर गए। अगर दूरी पूछता, दूरी आपकी 14 किलोमीटर हो जाती। अगर आपसे विस्थापन पूछेगा तो विस्थापन आप बता दोगे, ये दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी आपकी विस्थापन हो जाएगी। तो विस्थापन कितना? 10। ठीक है, विस्थापन हमें यहाँ पता लगे कि 10 होता है। अब मुझे बताओ, यहां से और यहां तक चलने में कुछ समय भी लिया होगा भाई? लिया भाई। अगर मैं विस्थापन को समय से भाग दे दूं तो पता लग जाएगा कि मेरी वेग कितना था, यहाँ की वेलोसिटी कितनी थी। इसकी वेलोसिटी मुझे पता लग जाएगी। वेलोसिटी होता क्या है, वेग होती क्या है? ये जो विस्थापन चला है, विस्थापन, इस विस्थापन को चलने में कितना समय लगा है, यानी विस्थापन बटे समय, क्या कहलाएगा? वेग। यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है।
किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। विस्थापन आपको पता है कि छोटी दूरी होती है, और विस्थापन में आपको पता है क्या, इसमें दिशा पता होता है कि किस दिशा में चलना है भाई। जब हमें दिशा का पता होता है विस्थापन के लिए, तो आप ये कह दोगे कि भाई वेग जो है ना, वेग एक प्रकार से सदिश राशि होगी आपकी। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही भी होंगी भाई। ठीक है। जैसे चाल चाल का जो सूत्र था, चाल का ऐसा मात्रा क्या था, वो था मीटर मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि चाल को मापते, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी किस मापते हैं, मीटर में, और समय किस मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। ठीक है। और यही वेग का हो जाएगा। वेग क्या क्या हो जाएगा आपका जो है, मीटर प्रति सेकंड। अब जैसे आपको पता है कि विस्थापन जो था आपका, विस्थापन विस्थापन आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ऐसे ही आपका जो वेलोसिटी है, वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, और आपकी जीरो भी हो सकती है भाई। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी भाई। अब हम आगे चलते हैं आपके त्वरण के बारे में। त्वरण यानी एक्सेलरेशन। आपने कभी अपनी बाइक चलाई हो या गाड़ी चलाई हो, तो जब आप जो आपकी बाइक में रेस होती है, और जब बाइक में आप रेस देते हो, तो उसे बोलते हैं हम एक्सीलेटर। एक्सीलरेटर एक्सीलेटर में क्या, आपकी गति तेज हो जाती है, और जब आप एक्सीलेटर को छोड़ देते हो, तो आपकी गति क्या हो जाती है, मंदी हो जाती है। अभी मान लो आपका वेग जो है, आपका कोई वेग होगा, मान लो आपको कोई वेग है, जिस वेग से आपकी बाइक चल रही है। वेग मतलब क्या है, आपकी कोई स्पीड होगी आपकी जो है, भाई स्पीड होगी, और उस स्पीड में आपका वेग और 5 बढ़ जाए। भाई मान लो आपका वेग पहले 0 था, फिर वेग आपका 5 हुआ, फिर 10 हो जाएगा, फिर 15, फिर 20, फिर 25। यानी वेग कब बढ़ रहा है, जब आप बाइक या गाड़ी में एक्सीलेटर दे रहे हो। ठीक है। जब आप गाड़ी और बाइक में एक्सीलेटर देते हो, तब आपका वेग बढ़ता है भाई। अब ये वेग कब बढ़ेगा, जब आप चीजें पॉजिटिव में लेके चलोगे, धनात्मक में लेके चलोगे। भाई आप देख रहे होंगे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये आपके क्या है, ये आपकी धनात्मक वैल्यू शो कर रही है। ठीक है, इसे कहते हैं आप एक्सीलेटर, त्वरण। अब मंदन किसे कहते हैं, मंदन। भाई आप जैसे रेस दे रहे थे, एक्सीलेटर दे रहे थे, अब एक्सीलेटर को आप छोड़ दो। भाई पहले आपकी स्पीड होती होगी मान लो 25 की, अब आपने एक्सीलेटर छोड़ दिया, फिर 20 की होगी, फिर 15 की होगी, फिर 10 की होगी, फिर आपकी 5 की रहेगी। यानी यहाँ आपको क्या है, ऋणात्मक वैल्यू देखने को मिल रही होंगी। आई होप आपको चीजें समझ में आ भी रही होंगी भाई, कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ भाई। अगर मैं त्वरण की बात करूं, तो त्वरण हो जाएगा आपका कि एक गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। यानी ये वस्तु गतिमान है, गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है, पहले 5 था, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, तो ये क्या होगा आपका त्वरण। और अगर ये प्लस में है तो आपका क्या कहलाएगा, त्वरण। अगर ये माइनस में है तो आपका क्या कहलाएगा, मंदन, यानी मंदी होना हो जाएगा ये। ठीक है। और त्वरण आपको पता है कि देखो, वेग वेग आपको पता था कि वेग एक प्रकार से सदिश राशि है भाई। तो आपका ये भी एक प्रकार से सदिश राशि ही हो जाएगी, त्वरण। और त्वरण को मापते हैं हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। इसकी जो एसआई पद्धति होती है, वो होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका जो मात्रक होता है। तो अब हम बात करेंगे कोणीय विस्थापन की, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। विस्थापन से तो आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। जैसे मान लो 3 किलोमीटर की दूरी है, 4 किलोमीटर दूरी है, 3 की है, 4 की है, दूरी होगी 7 किलोमीटर की। लेकिन विस्थापन निकालना होता है बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच की जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है, उसे विस्थापन कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कोणीय विस्थापन किसे कहेंगे। देखो भाई, जैसे मान लो आपने किसी गोल चक्कर पे गाड़ी भी चलाए होंगे अपनी, जैसे आपकी गाड़ी हो, बाइक हो, तो मैं इसको एक गोल चक्कर मानता हूँ भाई। ये मान लो आपकी कार यहाँ खड़ी है, आपकी कार यहाँ खड़ी है, और आप यहाँ से अपनी कार को लेकर चले जहां पे मैं आपका पॉइंट कर रहा हूँ, और गोल चक्कर पे आपने गाड़ी घुमाई, गाड़ी घुमाते 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 आप यहाँ पर लेके आपने दोबारा खड़ी कर दी।
अब यहां से और यहां तक, यहां से और यहां तक कुछ डिस्प्लेसमेंट तो हुआ होगा भाई, कुछ ना कुछ विस्थापन हुआ होगा। मैं पहले यहाँ खड़ा था, अब यहाँ खड़ा होगा भाई। अगर दूरी पूछता तो आप दूरी बता दे कि भाई ये इतनी डिस्टेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है। लेकिन आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा एंगल। पहले आपका, अब क्या है, अब इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा होगा, इन दोनों के बीच का जो थीटा एंगल बन रहा होगा, इसी को कहते हैं कोणीय विस्थापन। अब जैसे मान लो, मैं और थोड़ा सा इसको एक बात और बताता हूँ। मान लो भाई आप यहां से चले थे, है ना, और यहां से चलते 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 आप यहां पहुंच गए भाई, यहां। तो अब ये दूरी कवर कर ली भाई, अब कुछ ना कुछ तो थीटा बना होगा भाई। अब देखो ये थीटा पहला वाला और अब ये थीटा, दोनों में चेंज है भाई। तो आपने एक बात दिमाग में ये चीजें देखी होगी कि भाई जब मैं जैसे ये दूरी बढ़ा रहा हूं, जैसे मैं दूरी बढ़ा रहा हूं, तो मेरे थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है भाई। जैसे मैं जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करूंगा, उतना ही ज्यादा मेरे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो मैं यहां से एक संबंध ले सकता हूं कि एस समानुपाती एंगल। एस क्या है, एस वो है जो आपने डिस्प्लेसमेंट किया है, और एंगल क्या है, जो इन दोनों के बीच का एंगल है, जो आपकी जो रेडियस एंगल बनाएगी, रेडियस के थ्रू उस एंगल की बात कर रहा हूं। जैसे मैं एक यहां पर दिखाता हूं भाई, मान लो आप अभी यहां खड़े थे, यहां खड़े थे, तो ये आपका पॉइंट है रेडियस। आप यहां से यहां पहुंच गए भाई। अब आपकी, अब क्या है, आपकी हर एक चीज बढ़ गई। तो अब क्या है, यहां से और यहां तक के बीच का एंगल निकाल लो। अब आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा, ये वाला। यानी ये इस दूरी के बढ़ने से, आपकी ये दूरी जो हमने एस मानी है, एस के बढ़ने से आपका एंगल भी बढ़ रहा है भाई। तो इसमें क्या है, इसमें आपका समानुपाती संबंध है। अगर एस बढ़ेगा तो एंगल भी बढ़ेगा, एस घटेगा तो एंगल भी घटेगा। तो आई होप आप कोणीय विस्थापन समझ पाए होंगे। यानी अगर मैं थोड़ी सी परिभाषा आपको बता दूं, परिभाषा क्या कहती है। जैसे परिभाषा कहती है, जब कोई वस्तु घूर्णन या वृत्तीय, जब कोई वस्तु घूर्णन या वृत्तीय गति करती है, तो पिंड की त्रिज्या के अनुदिश, यानी पिंड की जो त्रिज्या है, पिंड की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र या घूर्णन अक्ष पर बनाया गया कोण वस्तु का कोणीय विस्थापन कहलाता है। भाई मान लो इसका, मैं थोड़ा सा मैंने उल्टा बना दिया है। जैसे मान लो ये है, ये आपका पॉइंट है, ये आपकी रेडियस है। इस सब जगह तो रेडियस होगी भाई, ये सब जगह रेडियस है। मान लो आप यहां से चले आई, यहां से चले और यहां से आप यहां तक पहुंचे। तो अब क्या है ना, आपको अब आपको ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी भाई। अब इसको जो हम कोणीय विस्थापन को, इसका जो मात्रक है वो है आपका रेडियन, और ये राशि आपकी सदिश राशि। क्यों, क्योंकि आपकी इसमें विस्थापन की बात हो रही है भाई। जितना विस्थापित हो रहा है और जितना सेंटर को विस्थापित कर रहा है, तो उसे कहेंगे हम आपका कोणीय विस्थापन। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी भाई। अगला जो आपका टर्म है वो है आपका कोणीय वेग। कोणीय वेग यानी आपका एंगुलर वेलोसिटी। वेग तो आप समझ गए होंगे भाई, जैसे आपने चाल पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब किस चीज का विस्थापन हो रहा है भाई, यहाँ पे कोण का विस्थापन हो रहा है। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये जो कोणीय वेग है, कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय विस्थापन बटे समय। और कोणीय वेग को मैं बोल दूंगा ओमेगा, ये ओमेगा का चिन्ह होता है। तो ओमेगा बराबर कोणीय वेग बटे समय, कोणीय वेग बटे समय। ठीक है भाई। अब इसका जो मात्रक है कोणीय वेग का, उसे हम रेडियन प्रति सेकंड में मापते हैं। और ये एक आपकी कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है भाई। अब हम आगे बात करेंगे संवेग की। संवेग किसे कहते हैं, संवेग, संवेग को इंग्लिश में कहते हैं आप मोमेंटम, मोमेंटम। मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं भाई। जैसे मान लो मेरे पास दो गाड़ी है भाई, दो कार है, एक खिलौने वाली कार है और एक मेरे पास एक रियल कार है। और दोनों का वेग समान है, ये भी 4 वेग से दौड़ रही है और ये भी 4 वेग से दौड़ रही है भाई। ये खिलौने वाली है जो आपकी प्लास्टिक की होती है, ये रियल कार है।
आप मुझे बताओ, अब इन दोनों गाड़ियों को रोकना है भाई। अब आप मुझे बताओ, किस गाड़ी को आसानी से रोक देंगे और किसको हम थोड़ा सा फोर्स लगा के रोकेंगे भाई। यानी जो खिलौने वाली गाड़ी होगी उसको हम आराम से रोक देंगे, और जो रियल कार होगी उसको हम थोड़ा सा उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, हल्का सा भाई। लेकिन स्पीड यानी जो वेलोसिटी है, जो वेग है, दोनों की वो सेम है। अब थोड़ी सी बात करते हैं, ऐसा क्यों हुआ कि रियल कार ने ज्यादा फोर्स लगवा दिया और जो खिलौने वाली गाड़ी थी उसमें कम फोर्स लगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको पता है, द्रव्यमान की। द्रव्यमान, मुझे बताओ आप, इसमें द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा? जो आपकी रियल कार का द्रव्यमान होगा, यानी जिसका द्रव्यमान ज्यादा, उसमें क्या है आपका जो है, सॉरी, खिलौने वाली कार का द्रव्यमान कम होगा ना, और जो रियल कार है उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। यानी मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैंने राइटिंग गलत कर दी। यानी जिसका द्रव्यमान अधिक है उसमें बल लगाना पड़ेगा ज्यादा, उसको वो थोड़े मुश्किल से रुकेगी गाड़ी, और क्या है, थोड़ी देर बाद रुकेगी। उसको रुकेगी सही, लेकिन थोड़ी देर बाद रुकेगी, उसमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है। बेशक दोनों की स्पीड समान हो, यानी वेलोसिटी दोनों की समान हो, लेकिन जो खिलौने वाली गाड़ी है उसमें बल कम लगाना पड़ेगा, और ये आसानी से रुक जाएगी, और ये बहुत ही जल्दी रुक जाएगी भाई। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं रियल एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ भाई। जैसे आप, मैं कह रहा हूँ कि मेरे मेरे पे यहाँ पे दो स्विफ्ट गाड़ी है, एक स्विफ्ट ये, एक स्विफ्ट ये, दोनों एक सी गाड़ी है। लेकिन एक स्विफ्ट का गाड़ी जो का वेग है 10, और दूसरी स्विफ्ट गाड़ी का वेग है आपका 40। जो पहली वाली स्विफ्ट है जिसका 10 का वेग है, और जिसको जो सेकंड वाली है स्विफ्ट जिसका 40 वेग है, अब इसको अगर रोकूं तो कौन सी जल्दी रुकेगी और कौन सी लेट रुकेगी? यानी जिसका वेग कम है, गाड़ी दोनों का द्रव्यमान समान है, द्रव्यमान दोनों का समान है, लेकिन वेग वेग पहली वाली का कम है। जब पहली वाली का वेग कम है तो ये जल्दी रुक जाएगी, आसानी से रुक जाएगी, इसमें फोर्स भी कम लगेगा आपका। लेकिन जिसका आपका वेग ज्यादा है, इसमें ये थोड़े मुश्किल से रुकेगी, मुश्किल आपका जो थोड़ा मुश्किल होगी रोकने में, और इसमें बल आपका लगाना पड़ेगा ज्यादा। क्यों भाई? क्योंकि इसका सबसे बड़ा फैक्टर है गतिमान। क्योंकि ये जो दो द्रव्यमान जिनका सेम द्रव्यमान है, इनमें गतिमान का प्रभाव है, एक की गति ज्यादा है और एक की गति कम है। तो मुझे दो चीज तो देखने को मिली भाई। जैसे ही मैंने कार ली है, मुझे दो चीज तो आपके यहाँ से देखने को मिली कि जो आपकी गतिमान वस्तु है उसमें एक तो देखा जाता है भाई वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का वेग। यानी एक तो द्रव्यमान देखना होता है, और एक देखना होता है भाई आपका वेग। देखो हम पढ़ रहे हैं भाई संवेग के बारे में, यहाँ से ही संवेग की परिभाषा बनेगी। एक तो देखना हमें द्रव्यमान वस्तु का, और एक देखना वस्तु का वेग। तो संवेग में कह सकता हूँ कि जो संवेग होगा भाई, संवेग वो द्रव्यमान गुणा वेग के बराबर होगा। संवेग जो है वो द्रव्यमान गुणा वेग के बराबर होता है। हम जो है संवेग को p से डिनोट करते हैं, और द्रव्यमान m मास, और v वेलोसिटी वेग। तो p बराबर m v में कह सकता हूं भाई। अब इसके मात्रक की बात कर रहा हूं, द्रव्यमान को मापते हैं हम किलोग्राम में, और वेग को मापते हैं हम मीटर प्रति सेकंड में। तो मैं मात्रक कह सकता हूं कि इसका मात्रक जो होगा वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ भाई, अब इसमें क्या चीज आ रही है? इसमें संवेग घुसा हुआ है, इसमें वेग घुसा हुआ है। तो ये कैसी राशि है भाई? ये राशि है सदिश राशि। आई होप जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है आपको क्लियर समझ में आई होंगी भाई, विद एग्जांपल। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है भाई, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो भाई। अब जिस इसका जो अगला लेक्चर आएगा, वो आएंगे आपके न्यूटन के लॉ, प्लस आपके जो गति के 3 समीकरण है उसके बारे में, और बाकी जो अदर नॉलेज है, अदर फैक्ट्स हैं, उसको देखेंगे। वो आपकी अंतिम वीडियो होगी। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।